हम आज बात कर रहे हैं जो न्यू ग्रेट गेम में डिफरेंट जो ग्लोबल पावर्स हैं उन ग्लोबल पावर्स की पॉलिसी की। जो ओल्ड ग्रेट गेम थी या जिसको पहले सिर्फ ग्रेट गेम कहा जाता था, ग्रेट गेम में इस रीजन में सबसे जो बड़ा पावरफुल प्लेयर था वो रशिया था। उस वक्त रशिया को इस रीजन में ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में बियर कहा जाता था। तो रशियन बियर जो है उसको शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के वार थिएटर में 1980s में। और वो शिकस्त जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसकी तमाम बहस जो है वो आई होप आपको पता होगी। हम उसको ग्लोबल वार एंड टेरर के टॉपिक में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रीजन में तीन मेजर प्लेयर्स हैं। इन तीनों जो मेजर प्लेयर्स हैं इनके दरमियान जो है वो पावर कंपटीशन चल रहा है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं। रीजंस क्या हैं? रशिया ड्यू टू ट्रेडिशनल रीजंस, यूएसए टेरिटोरियली अवे है लेकिन इकोनॉमिक पावर है और यहां पे उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है बेसिस की फॉर्म में। चाइना इकोनॉमिक पावर है और रीजन जो है वो चाइना के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। आपको पता है जिंजियांग रीजन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अफगानिस्तान में जो है पीस प्रोसेस के अंदर भी चाइना इसी वजह से इन्वॉल्व हो रहा है। अब साथ आपने दो बातें जो ऐड करनी है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, वो है ये दो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इस रीजन के, एटिम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये दोनों जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये यिगुर जो हैं, जो कि जिंजियांग रीजन में जो वहाँ के मुसलमान हैं जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं चाइना से, वेस्टर्न जिंजियांग प्रोविंस की रीजन की बात कर रहा हूँ। चाइना को इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप से भी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो एससीओ बनाए बैठा है, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान में पीस चाहता है। और साथ जो वो चाइना का जो सिक्योरिटी का एंगल है वो इंपॉर्टेंट है, बट उसकी एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया से चाइना को जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी के एवेन्यूज मिलेंगे जहां से वो अपनी गैस जहां से प्रोक्योर कर सकेगा, जहां से ऑयल ले जा सकेगा। तो इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। रशियन पॉलिसी क्या है? रशिया यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। वजह हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस और रशिया का बैकयार्ड है। रशिया इसको, चूंकि रशिया के साथ ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। अब यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आगे अगर यूएसए बैठता है तो रशिया को यहाँ से मिसाइल होंगे, क्योंकि अगेन रशिया और यूएसए जो है वो हिस्टोरिकली भी आपस में जो है वो राइवल रहे हैं और अभी भी जो है मॉडर्न 21st सेंचुरी में भी ये राइवल है। ये ऐसे ही है जैसे साउथ कोरिया में यूएसए ने थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है डिप्लॉय किया हुआ है और उससे चाइना को थ्रेट्स हैं। तो ऐसे ही रशिया को ये जो मेनास बेस है जो सेंट्रल एशिया में है, वहां उस बेस से रशिया को जो है वो थ्रेट्स फील हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, रशिया जो है वो इनके साथ बायलैटरल कोऑपरेशन जो है डेवलप करना चाह रहा है। स्ट्रेटजी ऑफ सेविंग प्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल रिजीम्स, जो है इस रीजन में पॉलिटिकल रिजीम्स को बचाना चाहता है रशिया। ऑब्वियसली रशिया चाहता है कि कम्युनिस्ट रिजीम्स हों और मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करना चाहता है रशिया इस रीजन से, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम वगैरह के रिजर्व्स हैं और मिनरल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। रशिया क्लोज रिलेशन मेंटेन करना चाहता है और इस रीजन को एक्सप्लॉइट भी करना चाहता है और कंट्रोल भी करना चाहता है, जो कि हर कंट्री इस रीजन में करना चाह रहा है। रशिया के लिए अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस जो वो अनएक्सेप्टेबल है। रशिया अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। उसकी वजह यह रशिया तालिबान का रिटर्न नहीं चाहता। फिर हिस्टोरिकली रशिया को चेचनिया में जो चेचन फाइटर्स हैं, ग्रुजनी में स्पेशली, रशिया को चेचनिया की इंडिपेंडेंस से भी खतरा है। तो रशिया ने चेचनिया की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसको आ, आ, बहुत फिरोशियसली और बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ उस वॉर को रशिया ने क्वल किया। और उस वक्त जो रशिया का भी प्रेसिडेंट है पुतिन, ये एक मेन पोजीशन के ऊपर था और पुतिन वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दैट सिविल वॉर या दैट वो जिसको इंसर्जेंसी या सेपारेटिज्म की जो वॉर चल रही थी ग्रुजनी में, चेचनिया में। तो चेचन फाइटर्स जो हैं वो हिस्टोरिकली अफगानिस्तान के वॉर थिएटर में इन्वॉल्व रहे हैं और यहाँ से ट्रेन होके, यहाँ से इक्विप होके फिर जाके रशिया के लिए सिक्योरिटी के मिसाइल खड़े करते हैं। तो ये भी सिक्योरिटी का एंगल भी रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन जो है वो चाइना के यहाँ पे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से खुश नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन चाइना बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। तो अब रशियंस के पास जो है वो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि वो चाइना के साथ चलें। फिर एक कोल्ड वार के दौरान एक कम्युनिस्ट प्रॉक्सिमिटी की वजह से, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज होने की वजह से ये दोनों कंट्रीज काफी हद तक करीब हैं
और इनकी पॉलिसीज में काफ़ी हद तक कोल्यूशन हमें नज़र आता है। लेकिन इसमें आपने यूं समझना है कि कोल्ड वार के दौरान जो बड़ा भाई था वो रशिया था, छोटा भाई चाइना था, वो उसको पीठ पे थपकी देता था। अब जो है इट्स द रिवर्स केस। शी जिनपिंग के अंडर जो चाइना है वो बड़ा भाई है, जो रशिया है वो छोटा भाई है। तो अभी जो है वो चाइना या शी जिनपिंग रशिया की पैट जो है रशिया के कंधे पे थपकी देता है, और जहां उसको ले जाना चाहे वहां पे रशिया को जाना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों की अगर आप इकोनॉमीज उठा के देख लें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है वो चाइना की इकोनॉमी 4 टाइम्स इज दैट ऑफ रशियन इकोनॉमी। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे चाइना के ऊपर और चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मैंने आपको बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि जो इसका मैरीटाइम सिल्क रोड का जो एक है और दूसरा है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का जो पार्ट है BRI का, वो लार्जली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में से गुजरता है। तो इसके अंडर चाइना इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, तो वो इस रीजन में चाइना के एक और इन्वॉल्वमेंट बन जाती है। These circumstances force Russia to be more active in the region। हम देखते हैं USA की पॉलिसी क्या है। चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है, बात समझ आ गई, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहता है, ह्यूमन राइट्स की ऑब्जर्वेंस की बात करना चाहता है, और अपने जो एनर्जी फ्लोज हैं यूरोप के स्पेशली और नेटो को उनको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। रशिया का अल्टरनेटिव एनर्जी रशिया की अल्टरनेटिव जो है वो एनर्जी के रिसोर्सेज जो है यूरोप को चाहिए, नेटो को चाहिए, उसकी रीजंस क्या है उनके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू सपोर्ट इसाफ इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेस बैठी हुई हैं। अब जो है USA ये चाहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज इनको सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि इसाफ जो है वो अफगानिस्तान पे आराम से अपने ऑपरेशन को कंप्लीट कर सके। और ईरान का जो इस रीजन में इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है, रीजन में कैसे एक्सपेंड हो रहा है, इराक में ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, लेबनान की हिजबुल्लाह के साथ ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, हुसीज रेबल और यमन में जो सिविल वॉर चल रही है वहां पे ईरान मेजर प्लेयर है, सीरियन जो वॉर है वहां पे बशारुल असद की गवर्नमेंट का जो है ईरान एक एलाय था। फिर पर्शियन गल्फ में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को जो कि USA का एलाय है, ईरान उससे भी USA उससे भी जो है वो थ्रेट परसीव करता है, USA को उससे खतरा फील होता है। फिर अफगानिस्तान के अंदर ईरान की हैवी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ की जो दरी स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, स्पेशली जो सदर्न और वेस्टर्न अफगानिस्तान के बेल्ट्स में वहाँ पर ईरानियन इन्फ्लुएंस है, स्पेशली शिया जो वहाँ पे जो शिया जो रीजन्स हैं वहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सामने रखते हुए इस रीजन में USA को ईरान से भी थ्रेट है, क्योंकि ईरान जो है वो साउथ से जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कनेक्टेड है। तो ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी USA इस रीजन में मौजूद है। 1995 से यहाँ पे हम देखते हैं तालिबान के टाइम से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपना जो कोऑपरेशन है, मिलिट्री कोऑपरेशन, उसको बढ़ाए। 1999 में USA जो है वो उसने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ये रीजन है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। चाबहार पोर्ट जब डेवलप होती है तो इंडिया जो है वो चाबहार के थ्रू दाखिल होगा ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में अगर जब पाकिस्तान के बैकयार्ड में इंडिया बैठा होगा तो पाकिस्तान को थ्रेट्स फील होंगे। फिर इंडिया अपनी एनर्जी की कंपल्शन की वजह से यहां से आगे अप्रोच करेगा इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। चाइना का एंगल आप देखिए, चाइना जो है वो ग्वादर और जो है चाबहार दोनों आपस में कंपेटिटर्स की नजर से देखे जा रहे हैं। फिर साथ चाइना यहाँ पे सीपक डेवलप कर रहा है। अब सीपक अगर डेवलप कर रहा हो चाइना और यहाँ पे अफगानिस्तान में ईरान और इंडिया बैठे हों जो कि दोनों सीपक के भी हॉस्टाइल हों, पाकिस्तान के भी हॉस्टाइल हों और चाइना के भी हॉस्टाइल हों, तो आप समझ सकते हैं कि ये शायद इन दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये कंट्रीज इस रीजन में इस लार्जर ग्रेट गेम में इन्वॉल्व हैं। ये अलायंसेस बनाते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, और साथ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी यहाँ पे आ गया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी जो मैंने आपसे बात की थी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टॉपिक में मैंने बात की थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के अंडर भी चाइना का जो है वो
जिसमें चाइना अपने प्लान ट्रांसपोर्टेशन के कॉरिडोर्स डिजाइन कर रहा है। इस तरह से इस रीजन में लार्जर लेवल के ऊपर इन कंट्रीज के दरमियान जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब इसमें जीतता कौन है और ये जो चेस बोर्ड है इसका चैंपियन कौन होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें फर्दर इसी को, तो चाबहार के थ्रू उसी की फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपको नजर आ रहा है, चाइना नजर आ रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी नजर आ रहे हैं। तो चाइना जो है ये मैरीटाइम सिल्क रूट के थ्रू जो है वो एक्सेस करना चाहता है ग्वादर पोर्ट को। ग्वादर पोर्ट के थ्रू अगेन इसको कनेक्ट कर रहा है मैरीटाइम सिल्क रोड के साथ, और यहाँ से फिर जो है वो आगे पर्शियन गल्फ के थ्रू बाकी रीजन्स को कनेक्ट करना चाह रहा है। इसमें अगेन सेंट्रल एशिया भी शामिल है। अब एक बात और भी आपने ध्यान में रखनी है, जो अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लेके जो मिसाइल चल रहे हैं, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से यूएसए ने विड्रॉ कर दिया और साथ ही जो ईरानियन इकोनॉमी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। उन सैंक्शंस की वजह से ईरान से जो है जो बाकी कंट्रीज हैं, ग्लोबल कंट्रीज, वो ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते और ईरान ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन 3-4 कंट्रीज ऐसे हैं जो ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए की सैंक्शंस के बावजूद। अब आपको पता है ईरान जैसा कंट्री जो कि एक बड़ा मेगा प्रोड्यूसर हो ऑयल का, और उसके ऑयल के ऊपर ही आप पाबंदी लगा दें तो उसकी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लुएंस होगी, उसकी इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट्स होंगे। लेकिन चाइना, इंडिया और टर्की ये ईरान से यूएसए की सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो एनर्जी सिक्योरिटी का एलिमेंट भी आता है और यहाँ पे ईरान और चाइना की अपनी इंटरेस्ट भी सामने आ जाती है। तो अब उससे ईरान को भी एक अल्टरनेटिव मिल जाता है कि वो यूएसए की सैंक्शंस को बाईपास कर सकता है। तो ये वो सारी पजल्स हैं, ये वो सारे छोटे छोटे पीसेस हैं इस पजल के, जिनको आपने आपस में मिला के देखना है। तो तब जाके आपकी जो है वो डिश तैयार होगी इस रीजन में स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज की, इस रीजन में अलायंसेस की, इस रीजन में पॉलिटिक्स की, इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स की, इस रीजन में जियो स्ट्रेटेजिक्स की। तो अब जो है वो ईरान से इसी को इंपोर्ट करने के लिए चाइना को सीपेक भी चाहिए, चाइना को ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी चाहिए, सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी कंपल्शंस अपनी जगह पे हैं। तो ये सारी रीजन जो हैं आपने आपस में सामने रखनी है। चाइनीज पॉलिसी को हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में 1992 से लेकर 2000 तक बॉर्डर इश्यूज थे इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, लेकिन चाइना इनको अपनी मार्केट के हिसाब से देखता है। 2001 से ऑनवर्ड सेकंड स्टेज आता है जिसमें चाइना ने एनर्जी में और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट्स की। इसमें अगेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। पिछले 10 सालों में जो है वो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस रीजन को वो 13 टाइम्स बढ़ी हैं। चाइना इनको क्रेडिट दे रहा है और बाकी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम हो रहा है। चाइना अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बीजिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है टू डू व्हाट, टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम दिस रीजन, और इसकी वजह से जो है वो इस रीजन में राइवलरी क्रिएट हो रही है और जिसकी वजह से कभी भी इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और मेन प्लेयर्स जो हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो रीजन है उनका बैकयार्ड नहीं है। ये रीजन जो है उसको अगेन एक मॉडर्न कोल्ड वार का थिएटर नहीं बनाया जाए। इस रीजन के अपनी इंटरेस्ट हैं, इस रीजन के अपने कंट्रीज हैं और उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस है, और इन कंट्रीज को अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी पॉलिसीज को डिसाइड करने दिया जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। और इन चीज़ों को सामने रख के ही ये तीनों जो ग्लोबल पावर्स हैं जो इस रीजन में इन्वॉल्व हैं वो शायद एक रियलिस्टिक पॉलिसी बना सकेंगी और इस रीजन को सही एंगल के साथ, सही पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच कर सकेंगी। असाइनमेंट क्वेश्चन आपके ऊपर आते हैं। What do you know about new great game? What are the interests of different global powers in Eurasia and Central Asian republics? Critically evaluate the role played by USA, China and Russia in this region. आपसे मुलाकात होती है एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक